राधे राधे दोस्तों। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी निगाहें सरकार की ओर गड़ाए होंगे, क्योंकि वर्तमान में ऐसी कोई बड़ी भर्ती नहीं है जिसकी वजह से आपको एक मोटिवेशन मिले कि हमको पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप निरंतर तैयारी कर रहे होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, तो शायद सरकार कोई न कोई भर्ती की घोषणा ज़रूर करेगी। और लेकिन ये जो कंसेप्ट है, ये जो सीरीज़ है राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति कक्षा 10वीं की जो बुक है, ये आपको वास्तव में फ्री माइंड में ही पढ़ लेनी चाहिए। आप के पास जब प्रेशर होगा भर्ती का या फिर किसी बड़ी भर्ती का कोई उसका, तब आप इसको शायद पढ़ने से बचेंगे और आप वो कंटेंट ज़्यादा पढ़ेंगे जिस पे आपको बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है, यानी कि कोचिंग संस्थान के नोट्स और मार्केट में आने वाली तमाम प्रकार की बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी पुस्तकें। तब मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा ऐसी स्थिति में कि आप फ्री माइंड में ही, और इस समय कोई भर्ती का प्रेशर भी नहीं है, उसी समय आप इस पुस्तक को पढ़ने का काम कर लीजिए। हालाँकि प्रश्न पत्र वर्तमान के इसी पुस्तक से ज़्यादातर आ रहे हैं, या फिर मूल किताबों से कक्षा 9th की बुक है, कक्षा 8वीं, 6वीं, 7वीं की जो राजस्थान की बुक है, उन्हीं से आने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, आप अपनी जगह ठीक है, मैं मेरी जगह ठीक हूँ। आप अन्य गाइडों से भी पढ़ने का काम करें, क्योंकि जब तैयारी करते हैं, मैं भी जब तैयारी करता था तब एक चीज़ से संतुष्टि नहीं होती थी और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हमको ये नहीं लगे कि हम ये टॉपिक पूरा हमारा कवर हो गया है, तब तक हमें थोड़ा-सा पढ़ते रहना चाहिए। हालाँकि चीज़ें फिक्स कर लिया करो, इस टॉपिक के लिए मुझे इन किताबों से ही या इन नोट्स, और एक तो आपकी कोचिंग संस्थान के नोट्स और एक आपके कोई गाइड जो बहुत अच्छी हो, जिसमें पर्याप्त मैटर हो। मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर पुस्तकों से 80-90% सिलेबस कवर हो जाता है, कंटेंट वहाँ से मिल जाता है, लेकिन हम क्या है कि कई सारी पुस्तकें पढ़ने का काम करते हैं, तो हम उस 80-90% को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तब ऐसी स्थिति में मैं आपसे एक ही सलाह दूँगा कि आप, एक तो कोचिंग होगी आपकी, जहाँ कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, वो फिक्स कर लीजिए। उसके बाद एक ऐसी पुस्तक रखिए, जो आपको उसको पढ़ने के बाद किसी और पुस्तक को पढ़ने का मन नहीं करे। तब आप दोनों चीज़ों से निश्चित मानिए कि पेपर को बहुत आसानी से निकाल पाएँगे। ठीक है? ये जो सीरीज़ चल रही है, इसमें हमारी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमने पहली क्लास में राजस्थान का नामगढ़ आदि के बारे में सीखा। दूसरी क्लास और तीसरी क्लास के अंदर हमने सभ्यताओं को बहुत मतलब बारीकी से और विस्तार से जाना पुस्तक के अनुसार। तीसरी जो हमारी क्लास है, वो रहने वाली है राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के। ठीक है? चलें, बिना और अधिक समय गँवाए अच्छा, मैं थोड़ा-सा एक बार बताना चाहूँ कि अब तक हमने क्या चीज़ें पढ़ी। तो सबसे पहले हमने सभ्यता में जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके समकालीन पढ़ा। ठीक है? इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद किताब में हमको किसके बारे में बताया था कि इसके जस्ट बाद आई थी वैदिक सभ्यता। ऐसा भी हमको इस किताब के अंदर मिल गया कि इसके बाद कौन सी सभ्यता आई? वैदिक सभ्यता। अच्छा, वैदिक सभ्यता के बाद हमने बात की कि इसके बाद आया मौर्य काल। इसके बाद कौन सा काल आया? ठीक है, इसके बाद हमने मौर्य काल, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। मैं अगर 2-3 कोई नाम लेना चाहूँ, तो एक तो हो गया चंद्रगुप्त और बिंदुसार, ये तमाम मौर्य काल के अंदर आते हैं। ठीक है, अशोक, हाँ, मौर्य काल में एक अशोक भी आता है। ठीक है, ये मौर्य काल था। मौर्य काल के बाद आया गुप्त काल।
गुप्त काल, और गुप्त काल के बाद आया सीधा राजपूत काल। कौन सा काल? राजपूत काल, जो लगभग इसका समय बताया जाता है 700 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक। इस हम राजपूत काल की बात करने वाले हैं अब। इस राजपूत काल की बात करने वाले हैं, ठीक है। गुप्त काल के अंदर चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ये 2-3 पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त हो गए और समुद्रगुप्त, इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। ये हमारा विषय नहीं है फिलहाल। हम इस राजपूत काल की बात करने वाले हैं कि राजपूत काल किसका शुभारंभ कैसे हुआ। फिर हमने राजपूतों की हम उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम विभिन्न राजपूत जो शासक रहे हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। चलें, ये रहा राजपूतों की उत्पत्ति किताब के हिसाब से। किताब के हिसाब से हम अगर चलें तो मैं सबसे पहले वही काम करूंगा, पढ़ने का काम करता हूं, उसके बाद आप देखिएगा। ठीक है। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हो गई थी। मतलब जो लास्ट लगभग कह सकते हैं हम गुप्तोत्तर काल था, गुप्तों के बाद जो काल आया उसमें लास्ट में हर्षवर्धन शासक रहे, भारत के शासक, जिनकी मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी। कब हो गई? 647 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? हर्षवर्धन जी की। 606 से लेकर के 647 तक का इनका समय बताया जाता है। बाद में भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी वो पुनः समाप्त होने लगी थी। भारत एकता के सूत्र में बना था, वो धीरे धीरे खंडित होने लगा था। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे। इन संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वो कौन कहलाए? वो कहलाए राजपूत। अभी हमने जो राजपूत काल की बात की थी, लगभग 700 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो दौर रहा था वो किन का दौर रहा था? वो भारत पर राजपूतों का शासन रहा था। यानी कि दिल्ली पर किसका शासन रहा था? राजपूतों का। इन नवीन राजवंशों का महत्व तो इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों के इतिहास ही है। इसलिए इस काल को किस काल के नाम से जाना जाता है? राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। किस काल को? हर्षवर्धन के बाद के शासन काल को, ठीक है। हर्षवर्धन के शासन काल के बाद को हम किसके रूप में जानते हैं? तो वो हम जानते हैं राजपूत काल के, ठीक है। राजपूत काल आ गया। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ स्मिथ ने लिखा है कि वे यानी कि कौन? राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर, जिस हिस्से में हम रहते हैं ऊपर का हिस्सा, उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य दिल्ली आदि तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के, यानी कि वही 650 ईस्वी से लेकर के और 1200 शताब्दी तक, यानी कि 1200 ईस्वी तक समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा गया। राजपूत युग कहाँ से कहाँ तक है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी कि राजपूत काल है वो लगभग 700 ईस्वी से लेकर के, या कह सकते हैं 650 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का समय राजपूत काल है। राजपूत कौन थे? ये प्रश्न हमारे जहन में आता है कि राजपूत कौन थे। यह प्रश्न आज भी उलझा हुआ है, लेकिन इसका उत्तर अभी स्पष्ट और प्रामाणिक नहीं कोई दे पाया। अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत रखे। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए हैं, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह क्या हो? सर्वमान्य हो। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, GH ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द कोई नया शब्द नहीं है। सबसे पहले गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखते हैं कि राजपूत जो शब्द था या राजपूत जो नाम था वो ऐसा नहीं है कि अभी कुछ समय पहले ही आया है। राजपूतों के लक्षण उस समय के शासनकाल के लोग, उस समय के लोगों में भी रहा है, जिसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि अस्त्र शस्त्र रखना, ये अश्वमेध यज्ञ आदि करना, ये सारे लक्षण उन या
कार्य उन व्यक्तियों के भी थे जो बहुत लंबे समय, प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में देखो कहाँ कहाँ से अब ऐसा मिलता है, तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में राजपूतों का उल्लेख, कालिदास के नाटकों में, ठीक है, बाणभट्ट के हर्ष चरित में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है, और एक कादम्बरी में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो यानी कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी राजपूतों का उल्लेख है, कालिदास के नाटकों में भी राजपूतों का उल्लेख है, बाणभट्ट के हर्ष चरित में भी राजपूतों का उल्लेख है, और कादम्बरी में भी राजपूतों का उल्लेख है। तो पहला प्रश्न तो आपको यहीं से मिल सकता है कि निम्न में से किस के मतलब ग्रंथ में राजपूतों का उल्लेख मिलता है या नहीं मिलता है। तब आपसे कह दे कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में बताइए मिलता है, आप कहोगे हाँ मिलता है, कालिदास के नाटकों में मिलता है, बाणभट्ट के हर्षचरित में और कादम्बरी में भी इसका प्रयोग मिलता है। अब और किसने इसका प्रयोग किया है, या किसने, और एक चीनी यात्री आए वेन्सांग, याद रखना कई बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। चीनी यात्री कौन आए, तो वो आए वेन्सांग। कौन से आए, वेन्सांग चीनी यात्री आए, ठीक है। एक सेकंड रुको। हाँ, एक चीनी यात्री आए वेन्सांग। वेन्सांग ने भी जो हर्षवर्धन के समय आया था, राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सी यू की। कौन सी पुस्तक, सी यू की। इस पुस्तक में, सी यू की पुस्तक में उन्होंने लिखा है कई जगह किन का उल्लेख किया है, क्षत्रियों का या राजपूतों का। तो जब उस समय पर उन्होंने उल्लेख किया है तो निश्चित है कि वहाँ होंगे। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया यह मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि शासक वर्ग यानी कि क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे, उनके मत व उस पर अन्य विद्वानों की टिप्पणियों को हम जानेंगे। इस पेज के अंदर हमने क्या चीज पढ़ी, इस पेज में हमने किस चीज पर विस्तार से चर्चा की, तो एक तो हर्षवर्धन को लेकर के, अगर मैं हर्षवर्धन जी की बात करूं तो हर्षवर्धन का जो लगभग समय रहा है वो 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक इनका काल माना जाता है, ठीक है। इन्हीं के ठीक बाद राजपूत काल आना प्रारंभ हो गया था। इनके बाद कौन सा काल आया, राजपूत काल, या फिर हम इसको राजपूत युग के नाम से भी जान सकते हैं। कब से कब तक है, मुख्यतः किताब के अंदर 650 ईस्वी यानी कि मध्य 7वीं शताब्दी से लेकर के 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 12वीं शताब्दी तक, यानी कि ये 1200 ईस्वी तक, ये काल किस काल के नाम से जाना जाता है, तो ये राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। और हमने क्या चीज पढ़ी, और हमने ये चीज पढ़ा, अभी हम मत तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमने ये देखा कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में, कालिदास के नाटकों में, बाणभट्ट के हर्षचरित व कादम्बरी में भी इसका प्रयोग मिलता है। तो राजपूत शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ मिलता है, राजपूत शब्द का प्रयोग राजपूत शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ मिलता है, तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में, चाणक्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में, ठीक है। और कहाँ कहाँ मिलता है, कालिदास के नाटकों में, यानी कि कालिदास ने भी इसका जिक्र किया है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं बाणभट्ट के हर्षचरित्र में, हर्षचरित्र में इसमें भी मिलता है, ठीक है।
और हमने कहाँ देखा, हमने कादम्बरी के अंदर भी राजपूत शब्द का या राजपुत्र शब्द के बारे में सुना है, देखा है। ये हमने इस पेज के अंदर चीजें पढ़ी। ठीक है, चलें आगे। अब हम मुख्यतः उस विषय की बात करेंगे जैसे कि जिन जिन व्यक्तियों ने राजपूतों को जहाँ जहाँ से उनकी उत्पत्ति बताई है वो अलग अलग पढ़ेंगे कि आर्यों से, वैदिक आर्यों से किसने बताया है, अग्निकुंड से किसने बताया है, ब्राह्मणों से उत्पत्ति किसने बताई है, या विदेशियों से उत्पत्ति किसने बताई है, ये सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है वैदिक आर्यों की संतान। राजपूतों को किसकी संतान बताया, वैदिक आर्यों की संतान। जो वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता ठीक इस काल से ठीक पहले की जो काल था वो वैदिक काल था। वो उनके डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, नोट करना, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, यानी कि सीधा सीधा ओझा का संबंध आप वैदिक आर्यों से रखना। ओझा का संबंध किससे रखना, वैदिक आर्यों से। और सीवी वैद्य, ये दो थे, ओझा और वैद्य। इनके पीछे के सरनेम आप याद रखना तो याद रह जाएगा, ओझा और वैद्य। राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ग से संबंधित बताते हैं, यानी कि राजन्य वर्ग की संतान मानते हैं। उनके कथानुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व अथवा अस्त्र शस्त्र की पूजा करते थे, घोड़े की, यानी कि घोड़े रखते और अस्त्र शस्त्र दोनों रखते। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास था, और यह क्या करते थे, यज्ञ करिए क्या करते थे और बलि दिया करते थे। उनके सुडौल शरीर, राजपूतों का सुडौल शरीर यानी कि लड़ाकू रहे हैं शुरू से, क्षत्रिय रहे हैं तो पावरफुल होंगे, शरीर गठीला, लंबी नाक, लंबे सिर, ये सब उनके पहचान हुआ करती थी। और इस वजह से इनको आर्यों की जो संतान है वो भी सेम ऐसे हुआ करते थे। इस वजह से ऐसा माना है डॉक्टर ओझा ने और सीवी वैद्य ने कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है, वैदिक आर्यों से। तो एक तो हमने पढ़ लिया वैदिक आर्यों की संतान, इसको किस किसने माना है, बस आपको दो ही लाइन याद रखनी है वैदिक आर्यों की संतान में। मैं अगर यहाँ लिखूं वैदिक आर्यों, वैदिक आर्यों की संतान, वैदिक आर्यों की संतान, तो दो ही नाम आपको याद रखनी है। कितने नाम याद रखने हैं, दो नाम याद रखने हैं। एक आपको डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सरनेम याद रख लेना ओझा, और दूसरा सीवी वैद्य, सीवी। बस आपको ये दो चीजें ही याद रखनी है वैदिक आर्यों की संतानों को लेकर के। क्या क्या बात याद रखनी है कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इनको वैदिक आर्य बताया है राजपूतों को, और सीवी वैद्य ने। चलें अब हम बात करते हैं अग्निकुंड से। किससे, अग्निकुंड से। चंद्रबरदाई, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो, है ना। चंद्रबरदाई जो अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय के कौन हुआ करते थे, विद्वान दरबारी हुआ करते थे। चंद्रबरदाई कौन हुआ करते थे, तो चंद्रबरदाई थे पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी। अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो। कौन सा ग्रंथ लिखा, पृथ्वीराज रासो। इस वजह से मैंने दोनों को यहीं लग दिया है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, चंद्रबरदाई ने। और इसमें उन्होंने राजपूतों को किससे उत्पन्न माना है, अग्निकुंड से। कैसे, देखते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताइए। उसने लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, ये दो तीन ऋषि उन्होंने की चर्चा की है, विश्वामित्र ऋषि, गौतम ऋषि, अगस्त्य ऋषि, इन अनेक और ऋषियों ने कोई धार्मिक अनुष्ठान ये करते थे वहां, किस पर, वहां जो मतलब आबू पर्वत पर। इनके अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मलमूत्र इत्यादि डाल करके अपवित्र किया करते थे। रामायण आदि में भी हम ये चीजें देखने को हमको मिलती है कि राक्षस संतों की जो या ऋषियों की जो
पूजा अर्चना हुआ करती थी, यज्ञ हुआ करते थे, उनमें क्या डालने का काम करते थे, उनको विघ्न करने का काम करते थे। वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने हेतु यज्ञ से 3 योद्धा उत्पन्न किए। अग्निकुंड से कितने योद्धा उत्पन्न किए? पहले 3 योद्धा उत्पन्न किए। किसने? वशिष्ठ मुनि ने। परमार, चालुक्य और प्रत्याहार, 3 योद्धा उत्पन्न हुए, परमार, चालुक्य, प्रत्याहार। किंतु जब ये तीनों भी राक्षस को मतलब उनसे निपटने में असमर्थ सिद्ध हुए, तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया जो तीनों से ज्यादा अधिक ताकतवर था, और वो था चौहान, या चौहान आता है, वैसे चौहान नाम उनका शुद्धिकरण होके आया, चौहान। तो अग्नि से उन्होंने कितने योद्धा उत्पन्न किए? कुल मिलाकर 4। कौन कौन से? परमार, चालुक्य, प्रत्याहार और चौहान। परीक्षा के लिए आपके लिए प्रश्न तैयार हो गया कि चंद्रप्रदाय में द्वारा लिखे गए पृथ्वीराज रासो में अग्नि राजपूतों के अग्नि से किन 4 प्रकार के योद्धाओं का को उत्पन्न किया था? तो वो परमार, चालुक्य, प्रत्याहार, चौहान। ठीक है, आपको एक अलग दे देगा और पूछ लेगा कि ये उत्पन्न हुए थे नहीं, तो आपको वो ध्यान रखना है, परमार, चालुक्य, प्रत्याहार और चौहान। चंद्रप्रदाय के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मनु वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड से की गई है। उनका ऐसा मानना है कि इस तरीके से उनकी अग्निकुंड से की गई है। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में अब इस कथा को कम लोग मानते हैं, को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि या विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों शक, हूड, यूची आदि की यज्ञ द्वारा शुद्धि करके छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया, और हो यह कथा इसी घटना की साहित्यिक प्रस्तुति हो। यानी कि उनका मानना था कि अगर ये कथा ज़्यादा प्रामाणिक नहीं है, वैज्ञानिक दौर में नहीं अगर इसको मानते हैं, तो और उन्होंने विद्वानों ने अपना मत दिया कि हो सकता है कि जो आदिवासी भील थे, मीणा थे, या फिर अन्य जो विदेशी जातियां थी, डच हुए, हूड हुए, यूची हुए, शक हुए, तो ये अग्नि से शुद्धिकरण करके और इनको किस में लाने का काम किया है? राजपूतों में। ठीक है, तो अब हम अग्निकुंड से उत्पन्न के बारे में यहाँ लिखते हैं। तो दूसरा हमारा पॉइंट हो गया अग्निकुंड से उत्पन्न। कहाँ से? अग्निकुंड से उत्पन्न। इसमें आपको कितनी चीजें याद रखनी है? पहली चीज तो चंद्रप्रदाय द्वारा, पहला तो यही पृथ्वीराज रासो में, पृथ्वीराज रासो में किसने लिखा था? ये लिखा था चंद्रप्रदाय ने। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रप्रदाय ने। तो एक तो यही हो गया कि अग्निकुंड से उत्पन्न किसने माना है? तो वो माना है चंद्रप्रदाय ने। किस ग्रंथ में लिखा है? पृथ्वीराज रासो में। एक मोहड़त नेट सी भी आते हैं तुम्हारे, अगर तुम देखना चाहो तो दूसरे नंबर पर मोहड़त नेट सी भी लिख सकते हैं। ये भी इनको कहाँ से मानते हैं? तो ये भी इनको अग्निकुंड से ही मानते हैं। पुस्तक में आपके एक ही का जिक्र दे रखा है, पृथ्वीराज रासो का, यानी कि चंद्रप्रदाय का। तो आपने 2 चीजें क्लियर की। वैदिक आर्यों की संतान किसने माना है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और शिवी वैद्य ने। ठीक है, अग्निकुंड से उत्पन्न किसने माना है? तो पृथ्वीराज रासो में चंद्रप्रदाय ने और मोहड़त नेटसी ने। ठीक है, ये हमने 2 चीजें यहाँ चर्चा कर ली। अब हम आगे चलते हैं, तीसरा पढ़ते हैं ब्राह्मणों से उत्पन्न। अब हम पढ़ते हैं ब्राह्मणों से उत्पन्न किस किसने माना। ठीक है, सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई है। D.R. भंडारकर ने इनकी उत्पत्ति कहाँ से बताई है? गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई है। ये याद रखने ला, नागर ब्राह्मणों से, यानी कि डॉक्टर B.R. भंडारकर का संबंध किससे है? ब्राह्मणों से उत्पन्न से। राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से बताई है इन्होंने? भंडारकर ने ब्राह्मणों से। ठीक है,
राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर इसको ये बताते हैं कि ये हमको इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, बेजौलिया शिलालेख से। कहाँ से? बेजौलिया शिलालेख से उल्लेख करते हैं, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्री ब्राह्मण बताया है। तो डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों को कैसा बताया? वत्स गोत्री ब्राह्मण बताया। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बेजौलिया शिलालेख में राजपूतों को क्या बताया? वत्स गोत्री ब्राह्मण। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति अकाट्य प्रमाण है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुहेलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया। मेवाड़ के महाणा कुम्मा, एक नई बात और आ गई कि मेवाड़ के महाणा कुम्मा ने भी जयदेव की गीत की टीका की थी। जयदेव के गीत की मतलब गीत गोविंद की क्या की थी? टीका की थी। यह स्वीकार किया है उन्होंने कि गोहिलोत था जो वो नागर ब्राह्मण यानी कि गोहिदत्त की संतान है। यानी कि महाणा कुंभा ने भी ये स्वीकारा है कि ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्राह्मणों से। किंतु कुछ अन्य इतिहासकार, खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा को खिलाफत के रूप में याद रखना। ठीक है, डॉक्टर दशरथ शर्मा इसके क्या हुए? खिलाफ हुए। ऐसे याद रख लेना, शर्मा है, दशरथ शर्मा। तो इस वजह से ब्राह्मणों से या शर्माओं से उत्पन्न कि वो क्या थे? खिलाफ थे, इसको स्वीकार नहीं करते थे। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहितों का गोत्र अपना लेते थे। इस कारण यह भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। तो 3 चीजें आपको मुख्यतः याद रखनी है। कौन कौन सी? तो मैं यहाँ से अगर लिखूं तो अब तीसरा हमारा आ गया पॉइंट, ब्राह्मणों से उत्पत्ति। ब्राह्मणों से उत्पत्ति किसकी उत्पत्ति? आप कहोगे कि राजपूतों की उत्पत्ति। ठीक है, तो सबसे पहले तो डॉक्टर आपको एक याद रखना है, DR भंडारकर। एक नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर DR भंडारकर। डॉक्टर DR भंडारकर, ठीक है। इनको नागर ब्राह्मणों से इसकी उत्पत्ति बताई। इसका इन्होंने वो कहाँ किया है? उल्लेख कहाँ किया है? तो इसका उल्लेख ये उनको साक्ष्य के रूप में बताते हैं कि बेजौलिया शिलालेख में इनका उल्लेख मिलता है। कौन से शिलालेख में? ये बताते हैं कि आप बेजौलिया शिलालेख को खोल के देखो, तब आप उसमें देख पाओगे, या आप पढ़ो बेजौलिया शिलालेख को, तो उसमें लिखा है कि जो इनका उनको वत्स गोत्री ब्राह्मण बताया है। राजपूतों को क्या बताया? वत्स गोत्री ब्राह्मण। ठीक है साहब, एक चीज तो हमने ये याद रख ली। दूसरा और क्या रखना है याद? दूसरा, मेवाड़ के महाराणा कुम्भा ने भी माना है, यानी कि महाराणा कुम्भा ने भी ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानी है। किसकी? तो ये उसकी मतलब राजपूतों की। ठीक है, अब इसके खिलाफ में कौन थे? दशरथ शर्मा, लेकिन गोपीनाथ शर्मा ने इसका जरूर सपोर्ट किया था। तो तीसरा नाम आप डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा भी रख सकते हैं, गोपीनाथ शर्मा। लेकिन इसके खिलाफ कौन रहा? तो इसके खिलाफ रहा साहब, खिलाफ में आप याद रखना, यानी कि इस मत को खंडन कौन करता है? तो वो है डॉक्टर दशरथ शर्मा। ठीक है, ये हमको इस पेज के बारे में मुख्य यह बात है याद रखनी थी। ठीक है, चलें अगले पेज की तरफ। विदेशियों की संतान। अब कई लोग राजपूतों को किसकी संतान बताते हैं? विदेशियों की। देखो, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग अपने अपने मत रहे। अब विदेशियों की संतान आप खुद जानते हैं कि कौन बताएगा? विदेशी ही बताएगा। विदेशियों की संतान बताएगा। राजस्थान के इतिहास के लेखक
कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा कि राजपूत शक अथवा सीतियन जाति से वंशज थे। ये लिखते हैं, आपको ये बस ये बात इनकी जो ब्रैकेट में लिखी है वो याद रखनी है कि कर्नल जेम्स टॉड राजपूतों को किसकी वंशज मानते हैं? शक और सीथियन जाति के वंशज मानते हैं। टॉड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणिक होने का प्रयास किया है। उनका मत है कि यह विदेशी जातियां 6ठी शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत में आई। कर्नल जेम्स टॉड का कहना है कि लगभग 600 शताब्दी ईस्वी के आसपास, यानी कि हर्षवर्धन के समय के आसपास, जब हर्षवर्धन का लगभग लास्ट का समय चल रहा था, उस समय राजपूत विदेश से आए और आक्रमण किया। इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठ गए तो उन्होंने अग्नि संस्कार द्वारा, यानी कि अग्नि से अपना शुद्धिकरण करके, जल और अग्नि से शुद्धिकरण किया जाता था। आज भी हम अपना शुद्धिकरण जल के माध्यम से करते हैं और यज्ञ वगैरह अग्नि के माध्यम से हम पवित्र आते होते हैं। पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में लिया गया। इनको किस में ले गया? क्षत्रिय वर्ण। टॉड ने राजपूतों को शक व सीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया है कि राजपूतों के रीति रिवाज शक व सीथियन से और हूणों से मिलते हैं। उनका कहना है कि राजपूतों के जो रीति रिवाज हैं वो किस किस से मिलते हैं? शक से, सीथियन से और हूणों से। शक, सीथियन और हूणों से किसके मतलब पूरे हाव भाव मिलते हैं, यानी कि सारी चीजें रीति रिवाज मिलते हैं। तो शक, सीथियन और हूणों से, जैसे कि अश्व पूजा, अश्वमेध, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि। अतः दोनों जातियां एक ही हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार वी.ए. स्मिथ, एक नाम और आ गया, वी.ए. स्मिथ, एक तो आया कर्नल जेम्स टॉड और एक आया वी.ए. स्मिथ, ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी और स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। अब हूणों से संबंधित आ गया, अगर सीधा सीधा प्रश्न आया कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया है, तो स्मिथ ने बताया है। ठीक है। शक व सीथियन जाति के वंशज किसने बताया? तो कर्नल जेम्स टॉड ने बताया है। तो ये तो रहा विदेशियों से संबंध, लिख ले। हाँ, इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया। स्वयं राजपूतों ने भी ऐसा कभी नहीं माना है कि हम विदेशी थे। और हम भी क्यों माने? क्योंकि ये जो अश्व पूजा, अश्वमेध, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा, ये उस समय काल से, प्राचीन काल से चली आ रही हैं, जो जब तो विश्व का उद्भव ही नहीं हुआ था, ऐसा माना जाता है। विदेशी नहीं, इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्र से बताते हैं। अब एक नया और आ गया कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी भी राजपूतों को माना जाता है। तो हमने तीसरा विदेशियों की संतान पढ़ा, चौथा हम पढ़ेंगे अब सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी। राजपूतों के रीति रिवाजों की शक या सीथियन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने के पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। शक और कुषाण जो जातियां थी वो स्वयं जातियों के आने से पहले ही भारत में ये सब कुछ प्रचलन में था। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से होती आ रही है। सूर्य की पूजा भारत में कब से की आ रही है? वैदिक काल से प्रचलित है। और अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पहले से ही ज्ञात है, जैसा कि महाकाव्यों के साक्ष्यों से हमको प्रमाणित होता है। उपयुक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद हैं। अभी क्या रहे हैं? मतभेद हैं, और वो आज भी विद्वान हैं। ऐसी परिस्थितियों में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं। ऐसी परिस्थिति में अधिकांशतः, ये शब्द आपको, ये लाइन आपको याद रखनी है। अंततः अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सब के मत जानने के बाद, तब अधिकांश विद्वानों ने राजपूतों को किससे माना है? आर्यों की वंशज माना है। किसके वंशज माना है? तो आर्यों के वंशज, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। यह भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियां भारत में आईं और स्थायी रूप से यहीं निवास करने लगीं, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया था। ऐसा हमारा शुरुआत से समाज रहा है कि बाहर से जितनी भी संस्कृतियां आई हैं उन सभी को यहाँ अपना लिया गया है। और हिंदू समाज ने
उन्हें स्वयं में समाहित करने का काम किया है। डॉक्टर कानून गो लिखते हैं, ये याद रखना, क्या लिखते हैं डॉक्टर कानून गो ने ठीक ही लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं, ये आपको परीक्षा में डायरेक्ट कथन दे करके पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है। आपको कानून गो का कथन याद रखना है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। तो ये अग्निकुंड की कहानी को भी खंडित करते हैं। उनकी सूर्य अथवा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। तो सूर्य और चंद्र से भी ये कह सकते हैं काल्पनिक है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा है। तो ये कथन किसका है, तो आपको याद रखना है, ये कथन है किसका, डॉक्टर कानून गो। तो डॉक्टर कानून गो कहते हैं कि जितने भी सारे ये मत आते हैं, मुझे इनके बारे में इतना कुछ नॉलेज नहीं है, मैं इनको काल्पनिक मान सकता हूँ, लेकिन एक चीज हाँ मैं कह सकता हूँ कि जो वर्ड परंपरा पहले थी, जो अस्त्र शस्त्र पूजा, अश्वमेध यज्ञ वगैरह, वो और राजपूत शारीरिक रूप से शक्तिशाली क्षत्रिय जो रहे हैं, उन्होंने जो अपने कर्म उस समय किए, वैदिक सभ्यता के अंदर, वैदिक काल के अंदर उन्होंने अपनी जो वीरता दिखाई है, वो वीरता उन्होंने आज भी विद्यमान की हुई है। यानी कि कुछ समय पहले तक उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को आगे भी बनाए रखा। और बाद में तो फिर हम राजपूत काल पढ़ेंगे ही कई सारे। ठीक है, इस पेज के अंदर हमने क्या क्या बात की वो करते हैं चर्चा। विदेशियों की संतान, विदेशियों की संतान। जब से कानों में ईयरबड्स लगे थे, सुनाई नहीं दे रहा था, मैं बोल रहा हूँ सुन। ठीक है, विदेशियों की संतान, बताओ विदेशियों की संतान किस किसने बताया है। तो विदेशियों की संतान को लेकर के दो ही लोगों ने मत रखे हैं। पहला कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड, और दूसरा रहा है डॉक्टर वीए स्मिथ, वीए स्मिथ। इन्होंने इन्होंने किस किस से संबंधित बताया है, तो इन्होंने इनको बताया है शक और सीथियन से संबंधित, और वीए स्मिथ ने बताया है हूणों से संबंधित। ये सिर्फ आपको याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना विदेशियों की संतान के मत को लेकर के। दो ही मत याद रखने, कर्नल जेम्स टॉड के शक व सीथियन, और वीए स्मिथ का हूणों से संबंधित बताया गया है। बाद में एक ये कथन भी आपको याद रखना है, डॉक्टर कानून गो का कथन है, आप, मैं यहाँ लिख नहीं रहा लेकिन आप याद रखना कि उन्होंने अग्निकुंड की कहानी को प्रचलन में नहीं बताया, सूर्य और चंद्र से भी उन्होंने ये नहीं कहा। ठीक है, चलो, ये प्रमुख राजपूत वंश आ गए। उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम के जरिए और राजपूतों की पूरी उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आज हमने जो चर्चा की वो राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के की। किसको लेकर के चर्चा की है, राजपूतों की उत्पत्ति, ऊपर देख रहा है। ठीक है, राजपूतों की उत्पत्ति हमने जो चर्चा की, वो चर्चा हमने लगभग कितने मतों को लेकर के की थी, तो हमने सबसे पहले इसको वैदिक आर्यों की संतान माना। सबसे पहले इन्होंने वैदिक आर्यों की संतान,
ठीक है, एक मत तो ये आया वैदिक आर्यों की संता। दूसरा मत आया था अग्निकुंड से उत्पन्न। दूसरा मत क्या आया था? अग्निकुंड से उत्पन्न। अग्निकुंड से उत्पन्न, ठीक है। अब तीसरा हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था ब्राह्मणों से उत्पन्न। तीसरा मत क्या पढ़ा था? ब्राह्मणों से उत्पन्न या ब्राह्मणों से उत्पत्ति, एक ही चीज है, कोई बात नहीं। चौथा हमने जो पढ़ा था वो विदेशियों की संतान। चौथा हमने क्या पढ़ा था? विदेशियों की संतान। चौथा पढ़ा था विदेशियों की संतान। अगर पांचवा मैं कहूं तो स्वयं जो राजपूत अपने आप को बताते हैं तो वो बताते हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी, ये साइड में दिख रहा है ना, ठीक है। ये हमने 5 प्रकार की उत्पत्ति राजपूतों के बारे में जानी। कितनी? 5 प्रकार की। अब आप मुझे बताइए वैदिक आर्यों की संतान किस किसने? तब आप कहोगे कि 2 ही नाम निकल करके आते हैं। कौन से? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, यानी कि डॉक्टर ओझा, मैं सीधा सीधा लिखूं डॉक्टर ओझा, और दूसरा आता है डॉक्टर सीवी वैद्य। यही नाम आते हैं। शॉर्ट तरीका है, लगभग ये डायग्राम इस वजह से बना रहा हूं कि आपको ठीक ढंग से ये यहाँ आप याद कर पाओगे, ठीक है। अग्निकुंड से, तो अग्निकुंड पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में ये लिखा था चंद्रवरदाई ने। किसने लिखा? पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंद्रवरदाई। दूसरा अगर आप याद रखना चाहो तो मोहनोत नैरसी भी रख सकते हैं, ठीक है। अब आप हमें बताएं कि ब्राह्मणों से किस किस ने अपने मत दिए थे। तो एक नाम तो आता है सबसे पहले डॉक्टर BR भंडारकर। डॉक्टर BR भंडारकर, ये नाम सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है। डॉक्टर BR भंडारकर ब्राह्मणों से उत्पत्ति के लिए। और दशरथ शर्मा तो इसके खिलाफ थे, लेकिन डॉक्टर जो गोपीनाथ शर्मा थे वो इसके पक्षधर थे, गोपीनाथ जी, ठीक है साहब। विदेशियों से 2 ही नाम आते हैं, कर्नल जेम्स टॉड, या मैं डायरेक्ट लिख दूं जेम्स टॉड, ये तो इनको शक व सीतियन बताते हैं, और स्मिथ उनको हुड बताते हैं। ये इनको हुड बताते हैं, ये इनको शक व सीतियन, शक एंड सीतियन, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनके सूर्यवंशी होने की, तो ज्यादातर जो अब इसके जो ब्राह्मणों के खिलाफ थे वो ये बताते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ये बताते हैं कि राजपूत सूर्यवंशी या चंद्रवंशी थे। ये आपको मोटे मोटे तौर पर याद रखना है। इस आज की इस क्लास का सबसे मेन जो सार है वो ये रहा आपके सामने। वैदिक आर्यों की संतान डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, CA वैद्य। अग्निकुंड से पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखी। मोहनत नहरसी में भी। ब्राह्मणों से डॉक्टर BR भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा। विदेशियों से जेम्स टॉड और स्मिथ ने। और सूर्यवंशी से डॉक्टर दशरथ शर्मा। आज की ये क्लास
मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और मैं ये आश्वस्त भी करता हूँ कि धीरे-धीरे मैं अपनी क्लासों में सुधार की ओर बढ़ रहा हूँ। एक और पॉइंट है कि जो कुछ इसकी जो पीडीएफ है वो अभी टेलीग्राम चैनल पर डालने का थोड़ा-सा वो है कि अभी वो जो वेरीफ़ाई नहीं हुआ है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने वैसे डाल रखा है उसमें। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे वीडियो के इसमें, लेकिन अभी वो वेरीफ़ाई नहीं हुआ है तो अभी वो लिंक ओपन नहीं होगी। 2-1 आध दिन में वो वेरीफ़ाई हो जाएगी, उसके बाद आप वहाँ जाओगे, उसको जॉइन करना। ये नौकरी मंत्र के नाम से, नौकरी मंत्र ऑफ़िशियल 06 के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पे आप जाओगे तब आपको ये पीडीएफ है वहाँ मिल जाएगी, ठीक है? तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और वीडियोज़ के लिए आप से एक विशेष निवेदन है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, थोड़ा-सा मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ, क्लास को देखने वालों की संख्या बहुत है। यूट्यूब पे ऐसा पहली बार किसी ने ऐसा काम मेरे द्वारा किया गया है, तो मैं भी ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप भी थोड़ा-सा अपना सहयोग मुझे दें। सहयोग के रूप में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और जो चैनल है, वो अगर वीडियो देख रहे हैं आप तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करने के बाद ही वीडियो देखें, जिससे कि आपको जैसे ही क्लास अपलोड होगी उसके बाद ऊपर नोटिफ़िकेशन आ जाता है, तो आप क्लास को तुरंत देखने का काम करें, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिएगा, भर्तियाँ निश्चित आएँगी, ऐसा नहीं है भर्तियाँ आती रही हैं, आगे भी आएँगी, लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखिए। अभी बीच का जो समय, ये समय आपका थोड़ा-सा रिलैक्स का समय है, एक ज़्यादा ऐसा कोई आपके पास लोड नहीं है आगे किसी भर्ती का, तब आप ऐसी स्थिति में आप इस सीरीज़ को बहुत आसानी से फ्रेश माइंड में पढ़ सकते हैं। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।